हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम साधना, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपर्ट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी भाषा से टॉप 30 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स जो होता है वो 343 से 351 के बीच में राजभाषा की चर्चा की गई। यानी कि आर्टिकल 343 हमारा ये कहता है कि हिंदी भाषा जो हमारी है वो राजभाषा है, यानी राजभाषा की चर्चा की गई है अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मेरा कि भारत में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, यानी कि भारत में जो हमारी हिंदी है वो हम किस वर्ग में रखेंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राजभाषा के रूप में, या फिर राष्ट्रभाषा में, या फिर टेक्निकल लैंग्वेज यानी कि तकनीकी भाषा, या फिर विभाषा में। तो जो हमारे भारत में हिंदी है जो हमारी क्या है, राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी हमारी राजभाषा है, तो हम इसको रखेंगे राजभाषा में। किस में रखेंगे? राजभाषा में, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है मेरा कि हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ, यानी कि हिंदी भाषा जो है उसका जन्म यानी कि उदय कहाँ से हुआ। तो ऑप्शन नंबर है फर्स्ट है अपभ्रंश से, ऑप्शन नंबर सेकंड है लौकिक संस्कृत से, या फिर ऑप्शन नंबर थर्ड है देवनागरी से। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड कि अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जो उदय हुआ वो हुआ अपभ्रंश से। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हिंदी भाषा की लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, या देवनागरी है, या फिर ब्राह्मी है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो है देवनागरी। क्या है? देवनागरी है। अगर यहाँ पे दिया जाता कि पंजाबी भाषा की लिपि क्या हो तो वो हो जाता गुरुमुखी के साथ। किसके साथ? गुरुमुखी। लेकिन अगर हिंदी भाषा की लिपि पूछी गई है तो वो देवनागरी के साथ चला जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकेंड के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में अल्प प्राण कौन है। पहला ऑप्शन है का और गा, दूसरा है घा और चा, तीसरा है ना और पा, और चौथा ऑप्शन है ता और था। तो अल्प प्राण क्या होते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे अल्प प्राण कौन होते हैं। का, खा, गा, घा और अंगा। तो इसमें से अल्प प्राण क्या होता है हम अल्प प्राण पहले जानते हैं। पहला, तीसरा और पांचवा ये क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, पांचवा कौन है? पहला और तीसरा कौन है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा, क्योंकि ये क्या है? का, खा, गा, घा चौथे नंबर पे है, ए दूसरे नंबर पे है यानी कि चा फर्स्ट पहले नंबर पे है, ए ना है, ए पा है, ता और था ये क्या है? पहले और दूसरे नंबर पे है। ता और था ता वर्ग में आता है, चा वर्ग में आता है, चा वर्ग में आता है। तो यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा कि पहला, तीसरा, पांचवा क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा का क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि तद्भव शब्द है। इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? यहाँ पे 3 ऑप्शन क्या दिए गए हैं, दे दिए गए हैं। तत्सम जो कि है, और एक क्या है? तद्भव है। तो नयन क्या है? ये तत्सम है। शकुन क्या है? तत्सम है। पूंजी क्या है? तत्सम है। तो अगर हम शकुन की बात करें, अगर हम शकुन का यहाँ पे तद्भव देखें, क्योंकि शकुन क्या है? तत्सम है। अगर यहाँ पे हम तद्भव देखें, शकुन का क्या हो जाएगा? शगुन हो जाएगा। पूंजी का क्या हो जाएगा? पुंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुंज हो जाएगा, क्योंकि ये सभी तत्सम है। अगर हम इसके तद्भव की बात करते हैं तो पूंजी का तद्भव हो जाएगा पुंज, और इसका शकुन का हो जाएगा शगुन, और नयन का हो जाएगा आँख, और दूसरा क्या है? मूर्ख। मूर्ख क्या है? ये क्या है? तद्भव। हम तद्भव शब्द की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा कि मूर्ख जो है वो तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि श्याम विद्यालय से घर जा रहा है। श्याम विद्यालय से कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। हम मान लेते हैं क्या है? विद्यालय है, और ये क्या है? घर है। तो श्याम कहाँ जा रहा है? विद्यालय से कहाँ जा रहा है? घर जा रहा है। विद्यालय से घर जा रहा है। अब दोनों के बीच में क्या हो रहा है?
है, डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्टेंस। और जिसमें डिस्टेंस की बात की जाए, अलगाव की बात की जाए, से की बात की जाए, वो आते हैं अपादान कारक में। कहाँ आते हैं? अपादान कारक में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा कि श्याम विद्यालय से घर जा रहा है, यानी कि विद्यालय से वो अलग हो रहा है, यानी कि घर की तरफ जा रहा है, घर जा रहा है, तो उसमें डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। तो जहाँ पे दूरी की बात की जाए, अलगाव की बात की जाए, वहाँ अपादान कारक हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है मेरा कि इनमें से भाववाचक संज्ञा है, इसमें से भाववाचक संज्ञा क्या है? राम है, तप है, दया है, या फिर पानी है? पानी क्या है? पानी का पानी हो जाता है। तप, राम क्या है? नाम है। दया ऐसी है, दया क्या? दया है, दया दिखाई जाती है। दया क्या है? दया भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि इसमें इमोशनल की बात की जाती है। इसको आप फील कर सकते हो किसी दया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर कि घोटक का तद्भव क्या होता है, यानी कि घोटक का तद्भव शब्द यहाँ पर कौन सा है? ऐसा शब्द कौन है जो घोटक का तद्भव है? तो यहाँ पर 3 शब्द ऐसे हैं जो तत्सम है और एक क्या है? वो तद्भव है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है घोड़ा। घोटक का घोड़ा होता है तद्भव, या फिर घोटक का अश्व होता है, या फिर घोटक का क्या होता है? तुरंग होता है, या फिर घोटक का तद्भव करपट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पर राइट हो जाएगा? तो यहाँ पर घोटक का मतलब होता है घोड़ा। घोटक क्या है? संस्कृत शब्द है। तो यहाँ पर घोड़ा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। घोटक का मतलब होता है घोड़ा, यानी कि घोटक संस्कृत शब्द है और घोड़ा क्या होता है? हिंदी शब्द है। और अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा होता है। तुरंग मीन्स क्या होता है? घोड़ा होता है। और करपट का क्या होता है कि करपट क्या है? तत्सम है। अगर इसके तद्भव की बात की जाए तो कपड़ा का होता है करपट। कपड़ा क्या है? तद्भव शब्द है, और करपट क्या है? तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है कि हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या है, वह हिंदी भाषा में वर्णों की कितनी संख्या है? तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 33 है, या फिर 52 है, ऑप्शन नंबर थर्ड है 45, या फिर ऑप्शन नंबर हिंदी भाषा में जो वर्णों की संख्या है वो है 42। कितनी है? 42। ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ चला जाएगा कि 42 हिंदी भाषा में वर्णों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि आज जन्म में, यहाँ पर हमने समास का क्वेश्चन लिए हैं कुछ, कि आज जन्म में कौन सा समास है? आ जन्म, यहाँ क्या है? आ का मतलब उपसर्ग लगा है, जन्म, आ जन्म। आ जन्म में कौन सा समास है? तो हमने पहले बताया है कि जिस समास में उपसर्ग की बात की जाए, अव्यय की बात की जाए, वह समास अव्ययी समास हो जाता है। तो यहाँ पे आजन्म में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा अव्ययी समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। आजन्म में अव्ययी भाव समास है। क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर, किस किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? संख्यावाची का मतलब होता है जिसमें संख्या मिली हो, जो शब्द संख्या से जुड़ा हो, जैसे चौराहा, तिराहा, त्रिफला, ये सभी जिसमें संख्या की बात की जाती हो, नंबर की बात की जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो, तो अगर हम द्वंद्व की बात करते हैं तो उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों की बात हो जाती है। द्विगु की अगर बात करते हैं, द्विगु समास की, तो इसमें क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। जैसे हो गया तिराहा, तो क्या हो गया? 3 राहों का समूह। आपस में क्या हो रहा है? इसमें 3 राह मिल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मेरा कि नील कमल में कौन सा समास है? नील कमल। अब नील कमल का मतलब क्या होता है? नील का मतलब नीला हो जाएगा, कमल का मतलब कमल हो जाएगा। कमल कैसा है? इसमें कैसे भी बात की जाएगी, कमल कैसा है? तो कमल है नीला, जिसमें विशेषता बताई जाए।
वो समास कौन सा समास हो जाता है? तो वो समास हो जाता है कर्मधारय समास। कौन सा? कर्मधारय समास हो जाता है, जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष हो, वह कर्मधारय समास हो जाता है। जैसे नीलकंठ हो गया, नीलकमल हो गया, ये सभी क्या होते हैं? कर्मधारय समास में आ जाते हैं, जिसमें विशेषता की बात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर कि पावक में कौन सी संधि है? पावक, पावक की बात की जाए तो यहाँ पर हमने संधि से क्वेश्चन लिया। पावक की बात की जाए तो इसमें कितने शब्द हैं? इसमें 5 हैं। कितने वर्ण हैं इसमें? तो इसमें 5 हैं वर्ण, पा, वा और का। अगर 3 अक्षर हैं इसमें, कितने अक्षर हैं? 3 हैं। और 3 अक्षर वाला शब्द क्या होता है? अयादि संधि में आ जाता है। यानी कि स्वर संधि में 5 पार्ट होते हैं और 5 पार्ट के अंतर्गत क्या आता है? अयादि संधि। तो पावक क्या हो जाएगा? इसमें अयादि संधि की बात की जा रही है। यानी कि पावक में कौन सी संधि है? तो इसमें अयादि संधि है। 3 अक्षर वाला शब्द क्या हो जाता है? अयादि संधि में आ जाता है। जैसे नयन हो गया, पावक हो गया, ये सभी, पवन हो गया, ये सभी क्या है? अयादि संधि में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है कि कौन शुद्ध शब्द है? शुद्ध शब्द कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कामायनी, ऑप्शन नंबर सेकंड है वाल्मीकि और ऑप्शन नंबर थर्ड है उज्ज्वल या फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है सन्यासी। तो इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से देखिए तो अशुद्ध है और एक ऐसे शब्द हैं जो कि शुद्ध हैं। तो इसमें कामायनी ऐसे लिखा जाता है, कामायनी क्या होता है? कामायनी ऐसे लिखा जाता है, नहीं लिखा जाता है। वाल्मीकि क्या होता है? ऐसे लिखा जाता है। उज्ज्वल ऐसे लिखा जाता है या फिर सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पे शुद्ध शब्द जो होते हैं वो वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि ऐसे लिखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सेकंड के साथ चला जाएगा कि वाल्मीकि जो है वो शुद्ध शब्द है, बाकी क्या है? अशुद्ध शब्द है। कामायनी ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसमें बड़ी की मात्रा हो जाती है। उज्ज्वल में कितने होते हैं? ऐसे होते हैं। उज्ज्वल डबल जा होता है और सन्यासी में क्या हो जाता है? शाव लास्ट वाला बदल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन सी सकर्मक क्रिया है? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक का मतलब होता है जिसमें कर्म हो और अकर्मक का मतलब होता है विदाउट कर्म के, जिसमें कर्म ना हो। तो इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दौड़ना, ऑप्शन नंबर सेकंड है रोना या फिर हंसना और ऑप्शन नंबर फोर्थ है पीना। तो इसमें दौड़ना, क्या कोई दौड़ रहा है तो उसमें कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है नहीं हो रही है। रो रहा है कोई तो उसमें कर्म हो रहा है, क्रिया हो रही है। वो नेचर है, नेचुरल द्वारा प्राप्त हुआ है हमें कि रोना हंसना, इसमें क्या कर्म नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं और अगर हम पानी पी रहे हैं तो उसमें क्या हो रही है? उसमें क्रिया हो रही है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ चला जाएगा कि इसमें से सकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा? पीना के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यानी कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसमें आभूषण। आभूषण को अलंकार कहते हैं या फिर वर्ड को अलंकार कहते हैं या फिर शब्द को अलंकार कहते हैं या फिर विशिष्ट को अलंकार कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट हो जाएगा कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। यानी कि आभूषण को हम अलंकार कहते हैं, जिससे अलंकृत होते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब होता है सजना संवरना, जिससे अलंकृत हो जाए वही अलंकार है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अन्न जल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर क्या लग गया है? यहाँ पर योजक चिन्ह लग गया है और जिस समास में योजक की चिन्ह की बात की जाती है वो दुनिया का कोई भी समास हो द्वंद्व समास है। योजक का मतलब होता है और यहाँ पर किसका लोप हो रहा है? तो यहाँ पर और का लोप हो रहा है। किसका हो रहा है? और का लोप हो रहा है। तो अन्न और जल में कौन सा समास है? तो यहाँ पर एक द्वंद्व समास हो जाएगा। कौन सा? द्वंद्व समास। अन्न जल में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता राम लक्ष्मण भाई बहन, इस सब में क्या है? तो इस सब में जिसमें और का लोप हो जाए वो द्वंद्व समास में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पर कि पाठशाला किस प्रकार का शब्द है? पाठशाला, विद्यालय, ये सभी किस प्रकार के शब्द हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है यौगिक में आ जाते हैं। पाठशाला यौगिक शब्द है या फिर पाठशाला रूढ़ शब्द है या फिर पाठशाला योग रूढ़ शब्द है।
इसमें पाठशाला किस शब्द में आ जाता है? तो पाठशाला जो होता है जिसका संधि विच्छेद हो जाए, पाठ धन शाला, तो इसमें जिसमें संधि विच्छेद हो जाए वो यौगिक शब्द में आ जाते हैं। रूढ़ का मतलब होता है जिसका संधि विच्छेद ना हो, और योग रूढ़ का मतलब हो जाता है जो दुनिया का कोई भी समास बहुव्रीहि में हो जाता है वो युग रूढ़ समास में हो जाता है। इससे दशानन हो गया, ये सभी क्या हो जाते हैं? योग रूढ़ में आ जाते हैं, यानी कि जो बहुव्रीहि समास में होते हैं वो शब्द योग रूढ़ में आ जाते हैं। और जिसका संधि विच्छेद हो जाता है वो यौगिक में आ जाते हैं। जो तोड़ने से ना टूटे, जिसका विखंडन ना हो, जिसका अलगाव ना हो, वो रूढ़ शब्द में आ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चला जाएगा कि पाठशाला यौगिक शब्द है। सो फ्रेंड्स क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो निर्वेद जो होते हैं वो शांत रस का स्थायी भाव। हमारा 9वां रस कौन सा आया? तो वो आया शांत रस। और शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो होता है निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। ये निर्वेद के साथ चला जाएगा कि शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। हमारा 9वां रस कौन सा है? तो है शांत रस। सो फ्रेंड्स क्लियर है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सज्जन पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सज्जन स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या फिर विसर्ग संधि है। तो सज्जन जो है वो है व्यंजन संधि। कैसे पता लगेगा कि सज्जन व्यंजन संधि है? तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें सभी जितने भी वर्ड हैं यहाँ पर वो सभी क्या है? व्यंजन है। और इसका हम जब संधि विच्छेद करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सत धन जन। सत धन जन क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। ये हो जाएगा व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? द्विवेदी युग का जो नामकरण है वो किसके नाम पर पड़ा? ये सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर पड़ा? तो वो पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। किसके नाम पर पड़ा? वो पड़ा महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा। इसका आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आधुनिक युग की मीरा। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो वहां पर ऑप्शन दे दिया जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा और भी बहुत सारी कवियत्री का ऑप्शन दे दिया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा कि आधुनिक युग की जो मीरा है वो महावीर प्रसाद महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हार की जीत क्या है? कहानी है। हार की जीत कहानी के रचनाकार कौन है? तो हार की जीत किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसको लिखने वाले हैं सुदर्शन। सुदर्शन ने लिखा है हार की जीत कहानी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि कर कमल सा कोमल है। कर कमल सा कैसा है? कोमल है। हरि का पैर जो है वो कमल के समान क्या है? कोमल है। तो इसमें हम कैसे पहचानेंगे कि अनुप्रास अलंकार है या फिर उपमा अलंकार है या फिर विरोधाभास अलंकार है या फिर रूपक है? तो इसमें ये ट्रिक है कि अगर इसमें सा आ जाए, अगर जिस अलंकार में जिस शब्द में सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, वो उपमा अलंकार के अंतर्गत आ जाता है। सा सी से सम सरिस अगर जिसमें आ जाता है वो उपमा अलंकार में चला जाता है। तो इसमें सा सी कर कमल सा कोमल है, तो इसमें क्या आया है? सा आया है। हमें इससे मतलब नहीं है कि इसमें कोमल हो, कर हो, ये कुछ भी हो, कमल हो, हमें इससे शब्द से नहीं मतलब है। हमें इससे ये देखना है कि अगर सा आ जाए, सी आ जाए, सम आ जाए, सरिस आ जाए, तो हमें आँख बंद करके उपमा अलंकार को टिक कर देना है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पर कि इनमें कौन देशज शब्द है? देशज का मतलब होता है
जो हमने बनाया है, जो हमारे द्वारा बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर सेकंड है लोटा, फिर ऑप्शन नंबर फोर्थ है कंपनी। डॉक्टर देशज शब्द है, या फिर लोटा देशज शब्द है, या क्रिकेट देशज शब्द है, या फिर कंपनी देशज शब्द है। तो इसमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से 3 शब्द ऐसे हैं जो कि विदेशज शब्द हैं, और एक राइट आंसर हो जाएगा जो कि देशज शब्द है। तो डॉक्टर क्या है, विदेशज शब्द है, विदेशज का मतलब होता है अंग्रेजी शब्द है डॉक्टर। क्रिकेट अंग्रेजी शब्द है, कंपनी अंग्रेजी शब्द है। तो 3 क्या है, विदेशज हैं, और लोटा क्या है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर के साथ चला जाएगा। लोटा क्या होता है, ये देशज शब्द हैं। लोटा, बाल्टी, पगड़ी, ये सभी क्या है, इसको हमने नाम दिया है, तो ये सभी देशज शब्द में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं, का, चा, ता, ये अंतःस्थ व्यंजन है, या फिर मा, पा, फा है, या रा, ला, वा, या फिर चा, टा, ता है। तो इसमें से अंतःस्थ जो व्यंजन है वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा कि या, रा, ला, वा को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। इसको आप याद रखिएगा कि या, रा, ला, वा को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि छायावाद के जनक कौन है। छायावाद के जनक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो हिंदी में जो 33 होते हैं, जिसमें से अंतःस्थ व्यंजन होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, ये सभी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। यानी कि एक लाइन में कितने 5 अक्षर होते हैं, और 5 लाइन में 25 वर्ड हो जाते हैं। तो इनका स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, तो 25 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाएगा 25, 33, 11, 52। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं वो 25 हो जाते हैं। का वर्ग, का, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, ये कितने होते हैं। का वर्ग से आप जोड़िए का, खा, गा, घांगा, चा, छा, जा, झाइया, ये सभी क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं। पा के बाद जो आते हैं वो अंतःस्थ व्यंजन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और लास्ट क्वेश्चन है कि हर्ष का विलोम क्या होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार ट्रेन किया है कि हर्ष का विलोम क्या हो जाता है। तो ऑप्शन है दुख हो जाता है, हर्ष का मतलब दुख होता है, या फिर विषाद हो जाता है, या फिर हर्ष का मतलब रोना होता है, या फिर खुशी होता है। तो हर्षित होना, हर्ष का मतलब खुशी होता है। तो इसका जो विलोम हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा, नहीं ऑप्शन नंबर 4 के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर दुख का विलोम पूछा जाता तो वहाँ पर सुख हो जाता है। हंसना का पूछता तो रोना हो जाता, हर्ष का पूछा गया है विलोम, तो यहाँ पर विषाद के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको टॉप 30 क्वेश्चन बताए हैं, ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी ट्रेंड क्वेश्चन है। फाइनली हम यहाँ पर 30 क्वेश्चन बार बार पूछने वाले क्वेश्चन बताए हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमारी और भी वीडियो आपके फ्रेंड्स फैमिली के साथ पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेज।